दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कमल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज का सुविचार, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? जी हाँ, ये आज की न्यूज़ है और इसके सही जवाब है जो बिडेन और कमला हैरिस। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। कमला हैरिस के बारे में हम बात कर लें तो वो भारतीय मूल की महिला हैं और वो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर खिताब की हम बात कर लें तो ये 1927 से दिया जा रहा है और ये खिताब किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वर्ष भर किसी कारण के लिए सुर्खियां बटोरी हैं। और टाइम की हम बात कर लें, टाइम मैगजीन एक अमेरिकी पत्रिका है और इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क से किया जाता है। इसे विश्व के सबसे अधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक माना जाता है और इस पत्रिका के पहले संस्करण की हम बात कर लें तो 3 मार्च 1923 को जारी किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बिडेन और कमला हैरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी ने विश्व में 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? जी हाँ, उस भारतीय सेलिब्रिटी का नाम है सोनू सूद, जो कि फिल्म एक्टर हैं। ये सूची ब्रिटेन स्थित साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा जारी की गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के परोपकारी प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जी हाँ, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। सोनू सूद ने अभी पिछले दिनों देखा ही था हमने कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत लोगों की मदद की और इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब लागू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जनवरी 2021। और इस मिशन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो ये मिशन पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। इस स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाएगी। जी हाँ, स्वास्थ्य आईडी। और इस स्वास्थ्य आईडी की बात कर लें तो स्वास्थ्य आईडी में व्यक्ति के पिछले मेडिकल रिकॉर्ड्स शामिल होंगे। इन रिकॉर्ड्स में संबंधित व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और निदान शामिल होंगे। यानी उसने इस उद्देश्य के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या EMR वेब एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। NHA की बात कर लें तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को कहते हैं। NHA की फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो जो NHA है वो इस उद्देश्य के लिए एक EMR वेब एप्लीकेशन लॉन्च करेगा और उसके माध्यम से पता लगेगा। और ये इस मिशन की नोडल एजेंसी भी है NHA। अब NHA की बात कर लें, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो आपको ध्यान में रखना है जीके की दृष्टि से NHA की स्थापना हुई है 2018 में और NHA के अंतर्गत ही प्रसिद्ध आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इटली के किस स्टार फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है पाओलो रोसी। जी हाँ, 1982 में इटली को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में पाओलो रोसी का बड़ा हाथ था और 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एवं गोल्डन बॉल से अवार्ड से नवाजा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 22,810 करोड़ रुपए। और इस योजना के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से हुई है और इसके तहत कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों की मदद की जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण से उबरने के मौजूदा दौर में नौकरी देने वाले संस्थानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब ऐसे संस्थान जो कि इस दौर में नौकरी दे रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब इसके बारे में और बात कर लें कि किन लोगों की नौकरी गई। उनकी अगर हम बात कर लें तो EPFO के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी पाने वाले और 15,000 से कम मेहनत करने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। और आगे हम बात करें तो कोविड काल में 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर के बीच नौकरी गंवाने वाले और 1 अक्टूबर या उसके बाद नौकरी पाने वाले कर्मी इसके पात्र होंगे। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा संबल प्रदान करेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है नए कोइलवर पुल का, न्यू कोइलवर ब्रिज।
अब इसके बारे में बात कर लें। आरा को पटना से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पर बना यह नया कोइलवर पुल है। इसका मतलब पहले जो पुल था वो भी कोइलवर पुल ही था और उसके समानांतर सोन नदी पर यह नया पुल बनाया गया है और इसलिए इसको नया कोइलवर पुल का नाम दिया गया है। और ये पुल 6 लेन का होगा, जिसमें से अभी 3 लेन का ही काम पूरा हुआ है, यानी जनता के लिए खोल दिया गया है। अब हम बिहार की भी बात कर लें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ, जिसे विहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप में बिहार से संबोधित किया जाता है। अब बिहार की राजधानी की बात कर लें तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है मोरक्को। मोरक्को ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम। मोरक्को इस यहूदी देश यानी इजराइल देश के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने और इजराइल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश बन गया है। जी हाँ, अमेरिकी मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद अब इजराइल को मान्यता देने वाला मोरक्को इस साल चौथा अरब देश बन गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से गत 4 माह में यह चौथा शांति समझौता है, तो ये अच्छी खबर है। अब हम मोरक्को के बारे में जान लें। मोरक्को जो है वो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। आपको मैप में दिखाते हैं, ये देखिए इसका मोरक्को का मैप। तो ये है उत्तरी अफ्रीका का एक देश और मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को के राजा हैं मोहम्मद 6 ऑफ मोरक्को, वैसे मोहम्मद 6 कहा जाता है उन्हें। और मोरक्को की मुद्रा की बात कर लिया जाए तो मोरक्कन दिरहम, और मोरक्को के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सादेदीन ओथमनी प्रधानमंत्री हैं इनके। अब हम इजराइल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप इजराइल को देखिए मैप में। जी हाँ, ये इजराइल आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है जेरूसलम। राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष चुना गया है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भारतीय मूल की महिला है प्रमिला जयपाल। और इस कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की हम बात कर लें जिसकी ये अध्यक्ष बनी है, तो अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। सीपीसी यानी कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस, सीपीसी अध्यक्ष चुने जाने पर वह कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से एक होंगी। और संसद की जो सीपीसी है उसका काम क्या है उसके बारे में बात कर लें। संसद की सीपीसी रंग-भेद, जातीय मामलों, गरीबी उन्मूलन और असमानता जैसे प्रमुख मामलों को देखती है। इसमें 26 सांसद शामिल होते हैं और सीपीसी में आधे सदस्य अश्वेत होते हैं और आधे सदस्य महिलाएं होती हैं। तो अच्छी न्यूज़ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर को। चलिए इसके बारे में जान लें। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना तथा पर्वतों के महत्व को रेखांकित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। और इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा समन्वय किया जाता है। और FAO के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, आज फिर बता देते हैं। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है और वर्तमान में इसके कुल 194 सदस्य हैं। तो जो चीज़ें हम बार बार बता रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए और जितनी बार बताएंगे उतनी बार वो आपको याद होती रहेंगी। तो ये चीज़ें रिपीट करनी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय एयर बबल एग्रीमेंट यानी बाईलैटरल एयर बबल एग्रीमेंट किया है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। जी हाँ, भारत ने भी पिछले महीनों में कई देशों के साथ बाईलैटरल एयर बबल एग्रीमेंट किया। इसके बारे में जान लें। एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे देश के लिए विमान सेवाएं शुरू की जाती है और उसका फैसला किया जाता है। और उड़ान की ये सेवाएं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद कर दी गई थी और अब दोबारा मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ शुरू की गई है। इसका मतलब है कि जो सर्विसेज विमान सेवाएं कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी उन्हें शुरू किया गया है और इसके लिए बाईलैटरल एयर बबल एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो कि भारत का कई देशों के साथ हो रहा है। और हालिया इस कड़ी में नेपाल का नाम जुड़ गया है। और एयर बबल वर्ड की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान गढ़ा गया शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन यानी WSF
तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जेना वॉल्ड्रिच को। और जेना वॉल्ड्रिच के बारे में भी हम बताते हैं, इससे पहले आपको बता दें कि ये स्क्वैश क्या चीज़ है। तो स्क्वैश एक इंडोर रैकेट खेल है जिसे पहले स्क्वैश रैकेट कहा जाता था। आपको हम मैप में आपको हम इमेज दिखाते हैं, इसकी फ़ोटो दिखाते हैं स्क्वैश की। देखिए, हाँ, ये है स्क्वैश। तो ये एक इंडोर रैकेट खेल है जिसे पहले स्क्वैश रैकेट कहा जाता था। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जो है WSF, वो स्क्वैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। अब WSF की बात कर लें तो WSF की स्थापना हुई है 1967 में, 1967 में, और इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम। अब हम बात कर लेते हैं जेना वॉल्ड्रिच के बारे में। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की जेना वॉल्ड्रिच चुनी गई हैं, ये इंग्लैंड से हैं और ये WSF की 10th प्रेसिडेंट है। जी हाँ, 10वीं अध्यक्ष हैं इनकी, और इन्होंने न्यूजीलैंड की सूसी सिमकॉक की जगह ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शहरी शासन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। जी हाँ, शहरी शासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। और अगर सबसे निचले स्थान की बात कर लें तो नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। अब इस सूचकांक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। निजी संस्था प्रज्ञा फाउंडेशन ने इसे जारी किया है और इस संस्था ने 2017 से लेकर 2020 तक शहरी शासन सुधार का अध्ययन किया। और इसमें मेन बात यह है कि राज्यों में से कोई भी राज्य 100 में से 60 का स्कोर नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन प्रदान करने में नगर निकाय पिछड़ रहे हैं। तो जी हाँ, शहरी शासन सूचकांक जो रिलीज़ किया गया है, इससे भारत की सही तस्वीर पता करने में थोड़ी सी मदद मिली है और हम उससे अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और IIT वैश्विक सम्मेलन 2020 की थीम की बात कर लें तो द फ्यूचर इज़ नाउ। यस, इसकी थीम है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी की कैट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई? जी हाँ, कैट रूबिन्स, और ये हैं नासा एजेंसी की कैट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। और जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वहाँ पर 27 दिन लगे हैं इस मूली की फसल को उगने में। और नासा ने इस एक्सपेरिमेंट का नाम प्लांट हैबिटेट 02 रखा है। और इससे पहले अंतरिक्ष में गेहूं भी उगाया गया था। अलग अलग तरह की सब्जियां उगाकर यह चेक किया जा रहा है कि यहाँ कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं जो लंबे समय तक यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मददगार बन सकें। तो दोस्तों, बस ये आपको ध्यान रखना है कि कैट रूबिन्सन ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मूली की फसल उगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस देश को अब 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी सौंपी गई है? तो इसका सही जवाब है मेडागास्कर। जी हाँ, पहले इस आयोजन का जिम्मा मालदीव को सौंपा गया था, लेकिन कोरोना वायरस संकट के दौरान कार्यक्रम के आयोजन में आ रही दिक्कतों के परिणाम स्वरूप यह फैसला किया गया और अब मेडागास्कर को इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी सौंपी गई है, जो कि 2023 में होना है। अब मेडागास्कर की बात कर लें तो मेडागास्कर को आप मैप में देख सकते हैं। जी हाँ, ये है मेडागास्कर। और मेडागास्कर की बात कर लें, ये एक अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी है एंटानानेरिवो। और राष्ट्रपति की बात कर लें तो एंड्री राजोलिना इसके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा है मालागासी एरियरी। ओके, और प्रधानमंत्री हैं इसके क्रिश्चियन नेट्सी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं जो कि समय समय पे पूछी जाती। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किसे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF की नई अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही जवाब है एनिका सोरेनस्टैम। जी हाँ, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष चुना गया है। और एनिका सोरेनस्टैम जो है वो सेवानिवृत्त स्वीडिश पेशेवर गोल्फर हैं और उन्हें इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गोल्फरों में से एक माना जाता है। LPGA टूर की 72 बार की विजेता और स्वीडन की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं और वो अब वर्तमान अध्यक्ष पीटर डॉसन की जगह लेंगी, एनिका सोरेनस्टैम। और हम IGF की भी बात कर लें, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस स्थान पर गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ताजपुर। जी हाँ, ताजपुर में गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। और गहरे समुद्री बंदरगाह जो ये होता है, ये बड़े अधिक किफ़ायती जहाज़ को आसानी से संभाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर को। जी हाँ, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया था। अब यूनिसेफ की बात कर लें हम, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करना है। और इसे 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यूनिसेफ के कार्यों में बाल संरक्षण, बाल विकास और पोषण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया इत्यादि शामिल है। और यूनिसेफ की हम बात करें तो वो इन बच्चों को लेकर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी करता है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने 100 दिनों में 100 मिलियन लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई? तो इसका जवाब है जो बिडेन। जी हाँ, जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि 100 दिनों में उनका प्रशासन की प्राथमिकता होगी कि शुरू के 100 दिनों में वो 100 मिलियन लोगों का कोरोना टीकाकरण कर सकें। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में WHO ने भारत के किस फिटनेस कैंपेन की सराहना की? तो उस फिटनेस कैंपेन का नाम है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जी हाँ, इस अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत सभी भारतीयों से बेहतर जीवन के लिए प्रतिदिन आधा घंटा अपनी फिटनेस को देने की अपील की गई। और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 1 दिसंबर को इसे शुरू किया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।